Hello everyone, welcome to our class TY BCom 5th semester. Our topic is cost accounting. Cost accounting के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट ये टॉपिक कर रहे थे. इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए, आई बटन में चेक करें. आज जो करेंगे इसके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव करेंगे आज हम लोग. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा. फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर special requirement and each order is comparatively of short duration. तो ऑप्शन ए जॉब ऑर्डर है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है. तो आपका आंसर है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप similar article which maintain its identity throughout one or more stage of production. So your answer is batch costing. इसमें batch wise आपके goods बनते हैं. Which of the following item is not included in preparation of cost sheet? Cost sheet बनाते टाइम हम financial entry नहीं रिकॉर्ड करते. तो आपका financial entry है interest paid. Which of the following item is not excluded? Is not excluded while preparing a cost sheet. Cost sheet मतलब हम exclude नहीं कर सकते. वो है आपका एडवर्टीजमेंट. बाकी सारे फाइनेंशियल एंट्री है, सिर्फ कॉस्टिंग एंट्री हमारा एडवर्टीजमेंट आएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंडर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ डायरेक्ट एक्सपेंस? कॉस्ट, स्पेशल डिजाइन, ड्राइंग और लेआउट. डायरेक्ट एक्सपेंस जो गुड्स बनाते टाइम जो डायरेक्ट खर्चा हो. तो डिजाइन वगैरह तो लगती है, ये भी सही है. The hire of tools or equipment for particular job. भाड़े पे हम कोई टूल्स इक्विपमेंट लेते हैं तो कॉस्ट शीट में ये भी लगता है. सेल्समैन वेजेस जरूरत नहीं है. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री तो फाइनेंशियल एंट्री है, यानी 1 और 2 सही है. तो आपका ऑप्शन रहेगा A 1 and 2. A company has to pay 10,000 per unit royalty to the design of a product which is manufactured and sales. The royalty charge would be classified as. तो रॉयल्टी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस से रेट करता है. तो इट विल बी योर डायरेक्ट एक्सपेंस. Wherever part of the manufacturing operation is subcontracted, the subcontract charge related to material shall be ignored करेंगे. ट्रीटेड एज कॉस्ट मटेरियल करेंगे. वर्क ओवरहेड ट्रीटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है आपका. तो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल से तो मटेरियल हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है. जो प्रोडक्ट बनाते टाइम हम लोग डायरेक्टली खर्चा करते हैं. तो योर आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट में अगर आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मेट यानी वर्टिकल फॉर्म जो है हमारा, उसके अंदर प्राइम कॉस्ट के ऊपर 3 एंट्री आती है. डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है. तो ये तो दोनों इनडायरेक्ट है, यानी आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर. तो आपका ऑप्शन रहेगा A 1 and 2. व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट जो आपका डायरेक्ट गुड्स से रिलेट करता है तो इट विल बी योर डायरेक्ट कॉस्ट. जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग उस वक्त डायरेक्टली गुड्स से रिलेट करेगा तो प्राइम कॉस्ट है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर प्रीमाइसेस, ये भी सही है. वेजेस फैक्ट्री, ये तो फैक्ट्री वर्क ओवरहेड में आता है, ये नहीं आएगा. डेप्रीशिएशन भी वर्क ओवरहेड में आता है. इनडायरेक्ट भी आपका वर्क ओवरहेड में आता है, यानी पहला एंट्री राइट है आपका रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर. प्राइम कॉस्ट इज डैश. प्राइम कॉस्ट क्या है? ऑल कॉस्ट इनकर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉस्ट है हमारा ये. मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट, एक पार्ट है, मगर डायरेक्ट कॉस्ट में सारे आ गए आपके. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस. तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट आपका आंसर है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है? डायरेक्ट आते हैं। ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट के बाद स्टार्ट होता है, तो नॉट बोला है, इसलिए आंसर रहेगा हमारा ओवरहेड। नेक्स्ट इज द टर्म प्राइम कॉस्ट रेफर्स। प्राइम कॉस्ट रेफर क्या करता है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल यूज्ड। देखो ये परचेज यूज में डिफरेंस समझे। हम कॉस्ट शीट में यूज डिटेल बताते हैं, परचेज इज अ पार्ट। परचेज में हम ऐड ओपनिंग करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हमको यूज कंज्यूम कितना किया वो बताना है। और डायरेक्ट लेबर भी आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट आता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओवरहेड्स में क्या क्या आता है? एक्सेप्ट यानी एक चीज नहीं है, तो वो एक चीज नहीं क्या है? इनडायरेक्ट भी आता है, फैक्ट्री भी आता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के अंडर में आता है, तो ये आपको एक्सक्लूड यानी एक्सेप्ट यानी ये निकाल के। तो इसके लिए आपको वर्टिकल फॉर्मेट जो कॉस्ट शीट का वो अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। तो अपने लिए ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ये आपका शाल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड। रिक्रूटमेंट यानी आप जो एम्प्लॉय को, वर्कर को रिक्रूट करते हो फैक्ट्री में ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये फैक्ट्री से रिलेट करता है और फैक्ट्री की एंट्री ओवरहेड्स के अंदर आती है। नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, सेलिंग ओवरहेड भी है, सेल्समैन वगैरह भी लगते हैं हम लोग को, तो ये सारे ओवरहेड्स के अंदर आएंगे, ना कि प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और शाल इग्नोर तो है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर विल इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस ओनली, क्योंकि गुड मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है तो इसमें रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस दोनों आएंगे। खाली वर्किंग प्रोग्रेस नहीं आएगा, खाली रॉ मटेरियल नहीं आएगा, और तीनों फिनिश गुड्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सोल्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर इन द कॉस्ट शीट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर यूज फॉर डिस्पैच ऑफ गुड प्रोड्यूस शाल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको बेचना है एम्प्टी कंटेनर, जो ऑब्वियसली गुड्स प्रोड्यूस वगैरह करते हैं तो वहां कंटेनर लगते हैं हम लोग को, तो हम लोग एक्स्ट्रा कंटेनर मंगा लेते हैं, तो एक्स्ट्रा बच गया तो फिर बाद में उसको सेल वगैरह करते हैं। एनी हाउ वो आपको डिडक्ट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इन द कॉस्ट शीट एबनॉर्मल कॉस्ट एग्जाम्पल ड्यू टू एक्सीडेंटल शाल बी इग्नोर्ड। एक्सीडेंटल चार्ज हम लोग फाइनेंशियल वगैरह में लेते हैं, तो कॉस्ट शीट में इसकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी बताया था मैंने, ये आपका पार्ट है प्राइम कॉस्ट का। इसके लिए आपको ये टेबल आना बहुत जरूरी है। हेडिंग आपका जो कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट है, ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, आंसर आता है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, उसके अंदर ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस, आंसर आता है वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस ओवरहेड है, फिर आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देन सेलिंग ओवरहेड, फिर टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट, देन आंसर इज सेल्स। तो ये पूरा टेबल बाय हार्ट है, तो आपको ऑब्जेक्टिव इजीली आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये तीनों पार्ट का आंसर है प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पे आप आंसर टिक मार्क करें प्राइम कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या आंसर आता है बच्चों? वर्क कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपका आंसर रहेगा वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद जो आंसर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड, तो ये आपका आंसर रहा। टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आपका टोटल कॉस्ट और सेलिंग, यदि रिवर्स जाने, बेसिकली सब प्लस होके नीचे आता है, अब ये रिवर्स जा रहा है तो माइनस बोला यानी रिवर्स जा रहा है, तो आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टेबल अच्छे से बाय हार्ट करें आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी वापस से रिवर्स जा रहा है। वापस बोल रहा हूं, जब हम टॉप टू बॉटम उतरते हैं तो सब प्लस करते हुए आते हैं, तो ये इन्होंने माइनस बोला आपको, तो माइनस यानी रिवर्स जाना है, तो आपका आंसर रहेगा वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे ये रहा आपका ऑप्शन वर्क कॉस्ट।
तो इसीलिए ये आपको वर्टिकल फॉर्म पूरा बाय हार्ट होना चाहिए कॉस्ट शीट का। फिर बोलता है प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड मिलाएंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड यानी सब ओवरहेड है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग है, तो आपका आंसर आता है टोटल कॉस्ट। तो दिस इज द आंसर, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी टोटल का प्रॉफिट प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है बच्चों, सेल्स आता है। तो आंसर इज योर सेल्स। तो प्लीज बच्चों इसको अच्छे से वाइड करें आप लोग। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल टेस्ट। अब यहाँ कैलकुलेशन वगैरह भी आता है ऑब्जेक्टिव में, तो कैलकुलेशन समझना है, इसके लिए वापस से वर्टिकल फॉर्म आपको पूरा कॉस्ट शीट बाय हार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन है उसका, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। आपका सेकेंड लास्ट आंसर आता है ये। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर के बाद एड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड के बाद आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये अननेसेसरी दिया, WIP की हमें जरूरत नहीं है, तो टेबल यहां ड्रॉ करते, देखो ये आपका टेबल रहा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उन्होंने दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है उन्होंने 50, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। WIP की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपको क्वेश्चन है उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यानी प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड। तो अब यहाँ पे वापस से रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाने के टाइम आपको साइन बदलना पड़ता है। तो साइन याद रखें, अब ये लेस है तो ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो तो ये लेस हो जाएगा। तो अब रिवर्स जा सकते हैं आप सिंपली, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 50 इट कम्स टू 2 लाख 50। तो आपका आंसर है 2 लाख 50। तो ये चीज समझे आप, जब भी आप रिवर्स जाते हैं तो साइन को बदलते हैं आप, तो साइन याद रखें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 50,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज 2 लाख। अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ इसको भी समझना है अभी, और एक बार बना लेते हैं। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, 2 प्लस 50, 2 लाख 50 माइनस 1 लाख, इट कम्स टू 1 लाख 50। तो आपका आंसर है 1 लाख 50। तो जब नॉर्मल टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉर्मल साइन ही यूज करेंगे, मगर जब रिवर्स जाएंगे तो साइन को अपोजिट करना आपको। फिर है विनायक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पीरियड पर्टेनिंग टू द टी फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट टी है, डिटेल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 11,000 यूनिट है, अमाउंट है 44,000। अगर इसको आप पर यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट पर यूनिट मांग रहा है, तो सब आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिंपली डिवाइड करें तो ये 4 रुपये आता है, 4 रुपीज पर यूनिट। फिर सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ है, सेल्स 9,000 यूनिट है इनटू 54,000। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट आ जाएगा, और उसका क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट वॉज। तो अभी प्रॉफिट पर यूनिट कितना वो ढूंढना है। तो फॉर्मेट इसी तरह रहेगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट का पर यूनिट मांगा है, ये मांगा है उन्होंने। ये यहाँ पे मैंने रुपीज लिखा है, यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा है, यहाँ पे पर यूनिट लिखा है। 44,11, ठीक है, देखो मैंने डिवाइड किया तो आंसर इसका पर यूनिट है 4। सेलिंग एक्सपेंस का पर यूनिट 4.4 दिया हुआ है, तो मैन्युफैक्चर और सेलिंग प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आता है, तो ये आ गया 4.4। और सेल्स का 54 और 9 दिया तो डिवाइड किया मैंने तो इसका 6 आया। तो सिंपली अभी इसको रिवर्स जाना है तो माइनस कर देते, 6 को 4.4 से माइनस करो तो आंसर कितना है 1.6, यानी 1.6 आपका आंसर रहा। तो ये बच्चों रफ में ड्रॉ कर लेंगे ना आप, तो आपको इजीली और राइट आंसर आएगा। फिर है फॉर प्रोडक्ट ए शिल्पा लिमिटेड द प्राइम कॉस्ट 20 पर यूनिट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, फिर एडमिशन ओवर 25% दिया हुआ है। इफ द कंपनी डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रोडक्ट ए वुड बी। तो सेलिंग प्राइस मांगा है उसने, यानी ये आपका जो ये सीपीयू सेल्स का ये मांगा है अभी यहाँ पे। तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं रफ में। प्राइम कॉस्ट कितना है आपका 20, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हम प्लस करते हैं, और फैक्ट्री और क्या बोला था 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 20 रुपए का 20% टू द 4 4 रुपया आया। दोनों प्लस करेंगे तो आंसर आता है वर्क कॉस्ट 24।
फिर एडमिशन ओवर 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी 24 रुपए का 25% 6 आया। ठीक है, ये डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। फिर उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज दिया 25% ऑन सेल्स। इसको याद रखें, ये थियरी के टाइम जब सम करे तो उसमें बताया था प्रॉफिट जो परसेंटेज है किसके ऊपर है, सेल्स पे है या कॉस्ट पे। कभी सेल्स पे आता है, कभी कॉस्ट पे आता है, तो उसको ध्यान देना आपको, क्योंकि जब यहाँ पे सेल्स पे बोला है तो आपको परसेंटेज सेल्स का अज्यूम करना पड़ेगा 100 और कॉस्ट हो जाएगा फिर 75। अगर ये कॉस्ट बोलता तो फिर मैं कॉस्ट को 100 अज्यूम करता और फिर सेल्स को 125। तो ये बहुत बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक चीज, इसको ध्यान देना आपको। यानी आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो पहला तो सेल्स मैंने यहाँ पे 100 लेना है क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, तो कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 75 और कॉस्ट का अमाउंट तो मिल जाएगा आपको, 24 को 6 प्लस करे तो ये 30 रुपया आ गया। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको अमाउंट मिलते जाएगा। तो 75 और 25, 30 इंटू 25 डिवाइड बाय 75, तो आपका 10 आया, ये आपका प्रॉफिट। और फिर कॉस्ट को प्रॉफिट से प्लस करें तो आपका सेलिंग प्राइस है 40 रुपये, यानी 40 आपका आंसर रहा। तो ये चीज को समझना है, परसेंटेज वाला फंडा आप ध्यान दो इसको। सम के टाइम भी बताया था मैंने आपको कि ये प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे या सेलिंग पे। सेलिंग पे रहेगा तो सेलिंग 100, कॉस्ट बोलता तो फिर कॉस्ट को 100 करना पड़ता आपको, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आए। आगे चलते हैं बच्चों। तो 31 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एम कंपनी यूज इन पर्टिकुलर ईयर 3 लाख डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं और ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है और मोर देन इट वाज बिगिनिंग। कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेज। सो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है इसको, तो सिंपली रिवर्स कैलकुलेशन है। यूज्ड यानी कंज्यूम, यानी बॉटम का आंसर दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, आपसे परचेज मांगा है इसने, यानी तो रिवर्स कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, साइन को रिवर्स करते हैं। तो 3 में से 50 को प्लस कर दे तो आंसर विल बी 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। क्या कंसीडर करने बोला, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, ओपनिंग WIP दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और उनका क्वेश्चन है कि भाई क्लोजिंग WIP ढूंढ के बताओ। तो क्लोजिंग WIP कैसा ढूंढेंगे, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करें। ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, पूरा जो टोटल फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद WIP, फिर वर्क कॉस्ट वगैरह वगैरह आता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो बाकी सबको एज्यूम नहीं करते हुए डायरेक्टली देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है हमने। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 12,05,000 है। प्राइम कॉस्ट में आप तीनों चीज प्लस करते हैं, तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी मैंने प्लस करके लिखा है, तीसरा डायरेक्ट कॉस्ट दिया नहीं है, तो 5 और 140 640। फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख दिया है तो ये 12,40,000 हुआ और 12,05,000 आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो अब सिंपली क्या करेंगे, 12,40 को 15 प्लस किए तो कितना आ गया, 12,55,000। 12,55,000 में से 12,05,000 को माइनस कर दो तो आपका आंसर है 50,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज 50,000। तो बच्चों सब खेलना ये फॉर्मेट का है, फॉर्मेट अच्छे से बाइड होना तो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। फिर 33 बोलता है कि आर कंपनी मैन्युफैक्चर डेस्क बना रहे उन लोग। द बिगिनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 4.5, फिर रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, फिर क्लोजिंग एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है और उनका क्वेश्चन है रॉ मटेरियल यूज कितना कंज्यूम किया। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये फॉर्मेट है हमारा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो आपका रॉ मटेरियल यूज या कंज्यूम आएगा। तो सारे डिटेल डालें तो क्या नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्लस और 7,500 माइनस करें तो 26,400 आपका आंसर आया। फिर एम कंपनी मैन्युफैक्चर टेबल इफ रॉ मटेरियल यूज वाज 80,000 एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड पीरियड रिस्पेक्ट 17,000, यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, यानी अब ये बीच का फिगर मांग रहा है आपसे, बाकी डिटेल दिया है उसने, अब वो परचेज का फिगर मांग रहा है कितना परचेज है।
तो अगेन फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ओपनिंग दिया हुआ है 17, क्लोजिंग दिया है 21 और यूज यानी कंज्यूम दिया 80। तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, पहले 80 में प्लस करेंगे तो 1,01,000 और 1,01,000 में 17,000 माइनस कर दो तो इट कम्स टू 84,000। योर फाइनल आंसर इज। कैलकुलेशन को समझना, रिवर्स जा रहे हैं तो साइन को बदल दे, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो नॉर्मल साइन रखें। टी कंपनी मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर स्टैंड बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये मेन क्वेश्चन है उसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, फिर एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एनी हाउ आपको फिनिश्ड गुड्स ढूंढना है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,07,000, रिवर्स जाना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड। क्लोजिंग स्टॉक आपका फिनिश गुड्स का दिया हुआ था एंडिंग यानी 20,000, ये डिटेल डालते हैं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इज 50,000 लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये चीज समझना आपको, ये 57,000 आया कैसे। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, 50,000 कम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 50,000 माइनस करो, कितना है 57। तो इस तरह से 57,000 आया। अब कैलकुलेशन करना है तो पहले क्या करेंगे, 1,07,000 में 20 प्लस करें 1,27,000 और फिर 57 को माइनस कर दें तो आपका रिवर्स कैलकुलेशन। तो 17 में 20 प्लस और 57 माइनस, तो आपका आंसर है 70,000। फाइनल आंसर इज 70,000। फॉर्मेट समझे बच्चों, ये वर्डिंग कभी कभी आएगी उसको ध्यान देना आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वापिस से बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स से 50,000 कम है तो इससे मैंने 50,000 माइनस करके लिखा। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं अभी फिल इन द ब्लैंक पे आ गया अपन। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड शाल बी एब्जॉर्ब इन प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन। तो वेरिएबल हमेशा किस पे बेस्ड होता है, एक्चुअल पे। Any demurrage charges levied by transport shall not form part of cost of material। ये डीमर चार्जेस यानी आपका जो गुड्स वगैरह पर्टिकुलर जगह पे पहुंच रहा है, जैसे कस्टम ड्यूटी या डॉक चार्जेस वगैरह, तो वहां पे कुछ दिन ज्यादा स्टे हो जाता है वो डॉक वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह में, तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो शाल नॉट बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो अलग चीज है और इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना होता है। तो ये चीज समझना आपको, डीमर्ज चार्जेस। फिर सब्सिडी रिसीवेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी मटेरियल शाल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको छूट मिल रही है, कंसेशन मिल रहा है, तो आपको भी एज अ ईमानदार बिजनेसमैन आपके मटेरियल से उसका भाव को कम करना है। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल डैश फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसको कंसीडर करना पड़ेगा, शाल फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल शाल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। तो ये भी कंसीडर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि अभी आपको माल को बेचना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल कॉस्ट includes cost of procurement, freight inward, tax, duty, insurance, direct attributable to the acquisition। तो मटेरियल के अंदर ये सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं क्योंकि सब एक गुड से रिलेट कर रहा है, आपका रॉ मटेरियल कच्चा माल। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ मॉडरेट, सिनवेट, सेल टैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम आर डैश। एडिट करना है, डिडक्ट करना है इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ढूंढते टाइम तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इसको निकाल देंगे क्योंकि ये सब फिनेंशियल एंट्री, टैक्स वगैरह वर्ड याद रखें, ये फिनेंशियल एंट्री है तो कॉस्ट शीट में इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसको डिडक्ट कर देंगे। लेबर कॉस्ट इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस पेड टू टेम्पररी एम्प्लॉय। ठीक है, लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होगा, भले वो टेम्पररी हो परमानेंट हो। तो सैलरी वेजेस दे रहे तो लेबर में ही ऑब्वियसली ऐड होगा, एम्प्लॉय है हमारा। फिर है लेबर कॉस्ट
इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। देखो वो ये सेम है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है या टेम्परेरी कोई भी है, तो लेबर कॉस्ट में तो सैलरी वेजेस हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड ही करना पड़ेगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको देखना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन 15,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट 15,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स 8,000 है, ये सब यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक का 3,000 यूनिट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये 15 यहाँ पे दिख रहा नहीं आपको, 1515 15 है। प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, देखो यहाँ पे सेल्स पे, तो सेल्स 100% होगा, प्रॉफिट 25% होगा और टोटल कॉस्ट 75% होगा। सेल्स अमाउंट मांगा है उन्होंने, यहाँ टेबल ड्रॉ करते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 15,000 यूनिट, यहाँ पे ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है आपको 8,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है 3,000 यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट बोला अभी मैंने 15 रुपया, ये पर यूनिट है। और 25% ऑन सेल्स, ये जो प्रॉफिट आया है ये 25% ऑन सेल्स आया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स को 100 एज्यूम करना है, प्रॉफिट को 25 और कॉस्ट को 75। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 15 इंटू 25 डिवाइड बाई 75, तो आपका आंसर 5 आया। और 15 और 5 को प्लस किया तो 20 आया, ठीक है। तो ये 5 और 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज आ रहा है। फिर से समझाओ, ऑन सेल तो सेल्स 100, प्रॉफिट 25, कॉस्ट 75। तो 15 रुपया कॉस्ट दिया था, तो 15 इंटू 25 डिवाइड बाय 75, तो आंसर 5 आया। 15 प्लस 5 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का, पहले यूनिट निकालना, क्योंकि आपको देखो मैन्युफैक्चर का यूनिट है, फिनिश गुड्स का यूनिट है और क्लोजिंग स्टॉक का है। तो 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 8 10,000। तो सिंपली क्या किया मैंने, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा 1.5 लाख कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो कैलकुलेशन है, अब यूनिट जो है ना बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स से सब सारी यूनिट आपकी सेम रहती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसके पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है मैंने, या टोटल कॉस्ट है आपका, तो ये सब 10,000 रहेंगे। ये बाइफिकेशन है हमारा, चैनल ब्रेक होता है। 15,000 प्राइम कॉस्ट से लेके प्रोडक्शन तक 15,000 यूनिट रहेगा। फिर सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके एंड यानी सेल्स तक सबका 10,000 यूनिट रहेगा। ये कैलकुलेशन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये 10-10 लिख दिए आपने को। अपना मेन क्वेश्चन क्या था कि भाई सेल्स अमाउंट कितना, ये अमाउंट चाहिए। तो अभी यूनिट तो मिल गया ना आपको 10,000, तो 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख दिया मैंने, 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 20 2 लाख। तो आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा 2 लाख रुपया। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सेल ऑफ 240, आपका सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक यूनिट में है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा मांगा, यहाँ पे नीचे वाले सारे डिटेल दिए हुए। तो इसके लिए भी यहाँ बनाया मैंने वर्किंग नोट, सेम कैलकुलेशन। 2,40,000 कॉस्ट दिया हुआ है सेल्स का, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 रुपया। तो अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं बच्चों। पहले क्या किया मैंने, 240 को 3 यूनिट आ गया, तो ये यूनिट अभी बताया था मैंने, सब कॉमन रहते हैं, तो ये भी 8,000 रहेगा, ये भी 8,000 रहेगा। और आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से जाना है, यानी रिवर्स कैलकुलेशन करना है। तो 8 प्लस 2,200 यानी 10,200 माइनस 200, तो आपका आंसर आया 10,000। रिवर्स कैलकुलेशन किया हमने। तो आपका मेन क्वेश्चन यही था कि भाई कितना प्रोड्यूस करे, 10,000 यूनिट, तो आपका 10,000 यूनिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट 4,77,000, डायरेक्ट लेबर 290, डायरेक्ट एक्सपेंस 7, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी रॉ मटेरियल कितना है। यहाँ पे देखो बच्चों, रॉ मटेरियल पूछा, ये पूछा आपको, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, और प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, यानी रिवर्स कैलकुलेशन। प्राइम कॉस्ट से ये दोनों माइनस करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल आएगा। तो 4,77,000 में माइनस 290 माइनस 7, तो आपका आंसर है 1,80,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम।
अब मांगता तो तीनों प्लस कर दो, 180 प्लस 7 290, तो आपका आंसर 4,77,000 ही आया। तो ये ध्यान देना आपको। फिर है प्राइम कॉस्ट दिया हुआ 72, मटेरियल 45, डायरेक्ट एक्सपेंस 12, लेबर मांगा। अब ये चीज मांगा है तो सिंपली प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल माइनस करो तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट लेबर। इट कम्स टू 15,000। वर्क कॉस्ट 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड 8,000। देखो वर्क कॉस्ट दिया हुआ है और फैक्ट्री ओवरहेड WIP है नहीं तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और मांगा है प्राइम कॉस्ट, तो अभी रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाते हैं हम लोग, कैसे जाते हैं हम लोग? माइनस करके, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आए तो प्लस किए, तो अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस कर दो। वर्क कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर दो, 80 माइनस 8 72। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड का 175% है। तो वर्क ओवरहेड कितना होगा? 100% होगा। तो ये रहेगा 10,000। ये इसको समझना पड़ेगा आपको, यानी फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया आपका? 10,000। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार इसका, 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 175, तो आंसर कितना आएगा आपका? 10,000। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस 2 लाख है। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस ये यहाँ पे 2 लाख है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर 25% ऑफ वर्क कॉस्ट है। वर्क कॉस्ट कितना होगा? तो यहां पे भी बच्चों परसेंटेज का कैलकुलेशन है, इसको समझना है आपको। 2 लाख, ठीक है, अमाउंट जान दे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट 100 होगा, ये 25 है। अगर परसेंटेज की बात करें तो मुझे प्लस करना है, तो 100 और 25 कितना हो? 125। तो 125 इज 2 लाख। तो व्हाट अबाउट द 100? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर है 1,60,000। तो परसेंटेज आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको। वर्क कॉस्ट 1 लाख है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर 25% वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज डैश। वर्क कॉस्ट दिया हुआ है आपका 1 लाख, अच्छी बात है। यहाँ पे वापस से परसेंटेज का कैलकुलेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी नीचे 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, वापस से वर्क कॉस्ट 100, एडमिनिस्ट्रेटिव 25 और आपको अमाउंट दिया था 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर है 1,25,000। क्रॉस मल्टीप्लाई को समझे आप लोग। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1 लाख, ठीक है, इसका 1 लाख है। 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट का 25%, वापिस से वर्क कॉस्ट 100, ये 25, वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर है 5 लाख। सो क्वेश्चन 19 अगेन, सेल्स इज 1,20,000 20, प्रॉफिट का परसेंट 20% ऑन सेल्स है, यानी सेल्स को 100 लेना पड़ेगा, प्रॉफिट को 20 और कॉस्ट को 80 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, इट कम्स टू 96,000। 20 सेम क्वेश्चन ही है, ऑब्वियसली इसका आंसर भी 96 ही रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000, यानी आपका टोटल कॉस्ट 1,20,000 है और प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, यानी सेल्स को 100, प्रॉफिट को 20, कॉस्ट को 80 लेना पड़ेगा। और उनका क्वेश्चन है प्रॉफिट ही ढूंढना है आपको, तो ये 20 और ये 80 है, याद रखें इसको। तो 20 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाई 80, तो इट कम्स टू 30,000। सो नेक्स्ट इज 22, सेल्स 1,20,000 है, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, ये ध्यान देना आपको, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है भी है, तो यानी कॉस्ट को आपको 100 लेना है और प्रॉफिट को 20 और सेल्स को 120। हाँ, ये परसेंटेज याद रखें आप। तो 1,20,000 120% है, तो 20% कितना? तो 1,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, तो इट कम्स टू 20,000। नेक्स्ट 23 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 1,20,000, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, अब यहाँ पे सेल्स 100 हो जाएगा बच्चों, तो सेल्स 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, तो कॉस्ट 80 is 1,20,000, what about 20? तो 1,20,000 into 20 divide by 80, it comes to 1,50,000। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एट द 20% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट 100,
प्रॉफिट 20, सेल्स 120 और सेल्स का अमाउंट मांगा है उसने, ठीक है। और कॉस्ट 20,000 है, तो 20 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आया 1,20,000। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है ना, यहां से 19 से आपको परसेंटेज पे ध्यान दें। ट्रू फॉल भी कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड कहां से कहां गया, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो ये गलत जवाब है, तो ये आंसर को हम बोल देंगे फॉल्स। सेकेंड इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट यानी जो डायरेक्टली गुड से रिलेट करता है, तो तीनों भी एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट ही है, तो ये आंसर सही है आपका। टोटल कॉस्ट यानी ये रहा प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, ये आंसर भी सही है। प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी है सब इनडायरेक्ट ही है, तो सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या था, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है फैक्ट्री कॉस्ट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वापिस से क्या बोलता मांगा था उसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें क्या क्या ऐड किया, फैक्ट्री ऐड किया, बहुत अच्छी बात है, मगर सेलिंग नीचे है, वो तो गलत जवाब है, तो आंसर रहेगा फॉल्स। हाँ, अगर सेलिंग की जगह ऑफिस लिखा होता तो राइट होता, क्योंकि फैक्ट्री फिर ऑफिस फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मगर उसमें सेलिंग डाल दिया, जो कि बाद में आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ये आंसर है आपका, टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गलत जवाब, क्योंकि ऑफिस की भी है इसके अंदर, तो इसको भी फॉल्स बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP शुड बी वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, गलत जवाब, ये फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेट करता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सेल्स बोलते हैं, ये भी गलत जवाब। हम प्रोडक्शन पे लेते हैं, फिनिश गुड्स आता है ना, क्लोजिंग स्टॉक ये प्रोडक्शन के ऊपर बेस होता है, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए सम आना बहुत जरूरी, सम आएगा तो आप ऑब्जेक्टिव इजीली कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर इनकर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड प्रोड्यूस। सेलिंग कहां पे होता है, प्रोड्यूस पे नहीं होता है, सोल्ड पे होता है, ये भी गलत जवाब। Selling and distribution overhead are recovered on the basis of percentage of cost of production. Selling and distribution cost of production, वापिस से गलत, ये सेल्स पे होता है, गलत जवाब। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बोलते बच्चों, ये भी गलत जवाब, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस तक तो सही है, प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री में चले गया, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आना चाहिए था, तो इसीलिए गलत है ये। Production costs include only direct costs related to production costs, इसमें indirect भी आता है। Primary packaging cost is included in distribution, secondary आता है, primary prime cost पे आता है, तो ये गलत जवाब है। डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी आता है, इसको याद रखें। सेकेंडरी पैकेजिंग इज नॉट प्रोडक्शन बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अभी बताया था मैंने, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, सही है। The combined total of labor and overhead is called as prime cost, गलत जवाब। लेबर और ओवरहेड नहीं है, रॉ मटेरियल भी है, डायरेक्ट कॉस्ट भी, सब मिलाना पड़ेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ WIP, एडमिनिस्ट्रेशन और WIP दोनों अलग ही है, तो ये सही जवाब है। नॉट बोला इसलिए सही है, इंक्लूड बोला तो गलत होता। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट partially completed at the end of a period, गलत जवाब। partially वर्ड नहीं होना चाहिए था, सब होते हैं उसके अंदर। overhead include only fixed cost, गलत जवाब। overhead में फिक्स भी है, वेरिएबल दोनों आते हैं, फिक्स और वेरिएबल। cost of production is equal to prime cost plus work cost, गलत जवाब। cost of production यहाँ है, और इसमें प्राइम कॉस्ट भी आता है, वर्क कॉस्ट भी आता है, बहुत कुछ आते हैं। एबम लॉस क्या बोलते हैं, मटेरियल ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, फॉल्स। इन कॉस्ट शीट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप और डायरेक्ट मटेरियल डिडक्टेड फ्रॉम अ फैक्ट्री ओवरहेड, फॉल्स। इन कॉस्ट शीट स्टॉक ऑफ WIP adjusted with work cost to arrive at office cost, false. In cost sheet stock of finished goods adjusted with gross work to arrive at net cost, false. In a cost sheet selling and distribution overhead and added to factory overhead to arrive at cost sales, false.
बहुत सारी एंट्री आती, खाली सेलिंग फैक्ट्री नहीं है, उसके अंदर ऑफिस भी आता है। इन कॉस्ट शीट टोटल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोड्यूस टू अराइव एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फॉल्स। एंटर इज शोन इन कॉस्ट शीट फॉल्स, ये फाइनेंशियल एंट्री है। तो इस तरह से आज हमने कॉस्ट शीट का मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज कंप्लीट किया। समझने की कोशिश करें, याद नहीं करें उसको, और पूरा अगर आपको इस सम और वर्टिकल फॉर्मेट याद है तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।